Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I am Dheeraj Rajpurohit and I warmly welcome you all to our session Polity through MCQs. As you all know that we have already discussed 2022, 2021 and 2020's part 1. So this is our part 2. तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस उनको हम डिस्कस कर रहे हैं 2022-2021 के पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आए थे 2022 में, 2021 में 18 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। 2020 के अंदर 17 क्वेश्चंस थे जिसके अंदर से 5 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। टुडेज सेशन विल डिस्कस द 6 क्वेश्चन एंड द अदर सेशन 6 मोर क्वेश्चन। तो सिमिलरली ऐसे करते हुए हम 2018 तक सारे जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में उन सबको डिस्कस कर लेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 2023 प्रीलिम्स इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन फ्यूचर यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं आप या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग, Prince Civil Services is conducting an scholarship cum admission test. It will be an online exam. It will be conducted on 16th April 2023. तो आप घर बैठे अपने लैपटॉप अपने मोबाइल से आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये प्रिंस सिविल सर्विसेज कंडक्ट करवा रहा है, स्कॉलरशिप और एडमिशन टेस्ट है। और प्रिंस सिविल सर्विसेज जहाँ पे आप कॉलेज के साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हैं। सो एक यूनिक इनिशिएटिव है प्रिंस कॉलेज का। सो आप इससे ना चुकें। अगर आपने इस बार 12th का एग्जाम दे दिया है, बोर्ड एग्जाम दे दिया है, यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट एंड इफ यू वांट टू परस्यू यूपीएससी सिविल सर्विसेज, अगर वो प्रिपेयर करना चाहते हैं आप तो प्लीज़ यहाँ पे रजिस्टर कर लें। ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन 2020 prelims part 2. So already we have discussed 5 questions. This is our 6th question from 2020 prelims. सारे सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे इस सेशन में। Let's start. What is a constitutional government by definition? तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने ये ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था और ये सिमिलर सा क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस में भी आंसर काफ़ी सिमिलर सा है। तो हमने पहले सॉल्व किया था, इट वॉज लिमिटेड गवर्नमेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है लिमिटेड गवर्नमेंट। इससे पहले जो हमने प्रीलिम्स में सॉल्व किया था, अगर आपने नहीं देखे अब तक वो सेशन तो प्लीज जाके देखिए। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका मतलब यूपीएससी कई बार क्वेश्चंस रिपीट कर लेता है। एज इट इज रिपीटेड है, थोड़ा सा बस यहाँ पे डेफिनेशन में ऑप्शंस में थोड़ा चेंज किया है, बट द आंसर इज सेम। दैट टाइम इट वॉज लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट टू लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है लिमिटेड गवर्नमेंट। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट सेट करे। तो ऐसी कोई लिमिटेड गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट नहीं होगा, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होगा। पॉपुलर गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोगों ने इलेक्ट किया हो, पीपल ने इलेक्ट किया हो ना। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर नहीं, ये भी नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर इज लिमिटेड गवर्नमेंट, जिसके ऊपर बंदिशें, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हों। ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हों। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ, अदर देन फंडामेंटल राइट्स, which of the following parts of Constitution of India reflects the principles and provisions of Universal Declaration of Human Rights 1948? तो मैं ये बताना है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में ये अडॉप्ट किया था हमने यूनिवर्सली। काफ़ी कंट्रीज ने एक साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था और यहाँ से ये तो हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स वहीं से डिराइव होकर आए हैं, उसी पे बेस्ड हैं, काफ़ी हद तक उससे सिमिलर्स हैं। बट इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का और कौन कौन सा पार्ट है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से इंस्पायर्ड है या फिर उससे उसके प्रोविजंस को रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास प्रियम्बल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है और फंडामेंटल ड्यूटीज है। सो प्रियम्बल इज करेक्ट बिकॉज प्रियम्बल के अंदर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की, लिबर्टी की, और ये सारी बातें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी दे रखी है। यस, प्रियम्बल इज करेक्ट। सेकेंड सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी इक्वालिटी के लिए बात करता है।
यहाँ पे कई सारे इक्वालिटी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वेलफेयर स्टेट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वेलफेयर सोसाइटी कह लेता हूँ मैं, वेलफेयर सोसाइटी के लिए प्रोविजंस हैं। तो यस, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के प्रोविजंस भी यहाँ पे काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यस, टीपीएसपीबी। फंडामेंटल ड्यूटीज, एक्चुअली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें भी एक ड्यूटी वाला आर्टिकल है जिसके अंदर बेसिक ड्यूटीज बताई गई है लोगों को। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पीपल टुवर्ड्स द अदर पीपल एंड टुवर्ड्स द सिस्टम या सोसाइटी। सो यस, ड्यूटीज की भी बात हुई है। सो तीनों ही हमारे आंसर हैं। तो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो यहाँ से ये बिल्कुल याद रखेंगे बिकॉज फ्यूचर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये चारों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है। काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करते हैं आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस से। Now let's move on to the next question. Now in India, legal services authorities provide free legal aid. Free legal services to which of the following type of citizen? तो legal services authority किस को, कौन कौन सी कैटेगरी है सिटीजन्स की जिनको फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करती है? Let's see the first one. Person with an annual income of less than 1 lakh. Second, see transgender with an annual income of less than rupees 2 lakh. Then member of OBC with an annual income of less than 3 lakh. And last है all senior citizens. देखिए, इसके आंसर पे आए तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हमारे यहाँ पे ऐसे लोग जो लीगल एड या अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने पैसे नहीं है उनके पास कि वो लॉयर अपॉइंट कर सके खुद के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करती है, उन्हें फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये लोग कौन है, इनको कैटेगराइज किया गया है काफ़ी हद तक। ये जैसे कि किसी रायट्स में या ड्रॉट में कोई डिज़ास्टर हो गया है, वहाँ पे उससे पीड़ित लोग हैं, विक्टिम्स हैं, तो उनको फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करेगा। विमेन, चिल्ड्रन जिनका कोई नहीं है, उनको फ्री लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करेगा। बट इसके अलावा अगर हम बात करें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज है, यानी जिसकी सैलरी आ रही है, जिसके पास इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई है, उस पर लिमिट लगाई गई है। तो यस, दिस इज करेक्ट। कॉमन ऐसे तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट लिमिट सेट कर सकती है, बट कई सारे केसेस में लगभग स्टेट्स में ये कितना है, 1 लाख से कम रखा गया है। सो इफ एनी पर्सन्स एनुअल इनकम इज लेस देन 1 लाख, yes, this category is included. See, low income, annual income less than 1 lakh. Then senior citizens, income of less than 2 lakh. Transgender less than 2 lakh. OBC के लिए यहाँ पे कुछ भी कैटेगरी नहीं है, OBC वाले ऑटोमेटिकली इसी में आएंगे अगर उनकी लो इनकम है तो, या फिर वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनके लिए अलग से कुछ इसके लिए प्रोविजन नहीं बनाया गया। तो गोइंग टू दिस, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड, ट्रांसजेंडर 2 lakhs, देखिए ये भी करेक्ट है, ट्रांसजेंडर 2 lakhs बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड, ओबीसी के लिए ऐसा नहीं है, ओबीसी के लिए नहीं है ऐसा कोई प्रोविजन। एंड ऑल सीनियर सिटीजन्स गलत है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हमने क्या किया है, एनुअल इनकम फिक्स कर दी है 2 लाख। अगर 2 लाख से कम उनकी एनुअल इनकम है, सालाना जो आय है वो 2 लाख से कम है, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। So of course 1 and 2 we have to find the correct answer, 1 and 2 only. So the answer is A. Now let's move on to the next question. A parliamentary system of government is one in which, again काफी हद तक जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था आज के सेशन में उसके जैसा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। Now let's see, a parliamentary system of government is one in which all political parties in the parliament are represented in the government. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, सभी के सभी पार्टीज गवर्नमेंट का पार्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मेजॉरिटी पार्टी रूल है और हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है। यानी जैसे अभी के टाइम पे एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सबसे मेजॉरिटी पार्टी है, तो इसमें क्या कांग्रेस का भी कोई मिनिस्टर होगा? नहीं होगा, वो ऑपोजिशन पार्टी है। तो यस, ये तो गलत हो गया। ऑल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट. The government is responsible to the parliament
and can be removed by the parliament. Again, this is correct. This is the correct option. जैसे कि मैंने आई गेस इससे पहले वाले सेशन में भी कई बार हमने आर्टिकल 74 को डिस्कस किया. So Article 74 states that Council of Ministers are responsible towards the Lok Sabha. और ये एक्चुअली आर्टिकल 74 हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का कोर आर्टिकल है या कोर प्रिंसिपल कह लो इसको. बिकॉज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट उसे कहते हैं जहां पे गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल हो टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल हो, और साथ ही साथ लेजिस्लेचर उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है जब भी अगर ऐसा कुछ हो कि गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है या फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है गवर्नमेंट, तो उस केस में लेजिस्लेचर उसे डिसमिस कर सकता है उस गवर्नमेंट को. ये हमारा कोर प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि इसके ऑपोजिट में जो फॉर्म है जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये मिसिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है. एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव यानी हमारी गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर यानी कि हमारा पार्लियामेंट. तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. हमें आगे चलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि क्यों गलत है. द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम. देखिए ये पॉसिबल नहीं है. हालांकि ये काफी हद तक सही लग रहा है, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, बट ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बोलेंगे. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अलग होगी. नाउ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जहां पे रिस्पॉन्सिबल हो, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो, और अगर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसने कोई गलत एक्ट कर लिया है तो उसे निकाल दिया जा सके. ठीक है, ये वाला प्रोविजन नहीं होगा. इस गवर्नमेंट को हम पॉपुलर गवर्नमेंट कह सकते हैं या फिर पॉपुलर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कह सकते हैं, बट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं. नाउ द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट be removed by it before completion of a fixed term. This is also incorrect because ये तो इसका ऑपोजिट हो गया कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट ही चूज करेगा गवर्नमेंट को, बट वो उसे निकाल नहीं सकता जब तक कि उसके 5 साल जो भी कंप्लीशन पीरियड है वो अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर लेता. ऐसा कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिबल रहेगा. सो द करेक्ट आंसर इज बी. ये याद रखिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पर कई बार सवाल आते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स The ideal of a welfare state. अभी हमने इससे प्रीवियस एक क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था जहाँ पे ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन की बात की थी हमने. सो द करेक्ट आंसर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डीपीएसपी डिक्लेयर करता है या फिर एक विजन लेके चलता है कि हम कैसा स्टेट बनाएंगे, वेलफेयर स्टेट. एक वेलफेयर स्टेट जहाँ पे इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, फ्रीडम हो लोगों के पास, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. इस तरह का एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे जहाँ पे किसी की भी, सभी की नीड्स जो है फुलफिल हो, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले. तो इस तरह का एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कल्पना एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर की जा रही है. फंडामेंटल राइट्स हमें राइट्स देते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करते. प्रियम्बल भी वेलफेयर स्टेट जैसा हम कह सकते हैं, बट ज्यादा करेक्ट आंसर हमारा है डीपीएसपी. एंड देन 7th शेड्यूल, ये तो हमारा डिवीजन ऑफ पावर, ये रिलेटेड है डिवीजन ऑफ पावर. वो भी कौन सा पावर, लेजिस्लेटिव पावर. यानी कौन से सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा, 7th शेड्यूल में दे रखा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखिए 2 स्टेटमेंट दिए हुए, एलिमिनेशन मेथड हम यूज नहीं कर सकते. लेट्स सी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी. नाउ सेकंड देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व ideals on which the constitution is based. ओके, तो ये 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, सुनने में काफी हमें करेक्ट से लग रहे हैं, बट यहाँ पे एक कैच है. इस तरह की स्टेटमेंट्स आए तो बहुत ध्यान से पढ़ें कि एक्चुअली किसकी बात कर रहे हैं, कौन बोल रहा है, कहाँ पे बता रहे हैं, किसी डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई कर रहे हैं क्या. जैसे कि यहाँ पे ही अगर ये नहीं लिखते, ये सिर्फ लिखते कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता था. बट इन्होंने शुरुआत में लिख दिया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन. कौन डिफाइन कर रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को.
तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है बिकॉज ये गलत है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ लिखा होता सुप्रीम कोर्ट डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, इट्स नहीं, डिफाइंस कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ, तो ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं सही हो सकता था, बट क्योंकि यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता बेसिक स्ट्रक्चर को, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, इसका जो सिद्धांत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस केरला, स्टेट ऑफ केरला, ये काफी फेमस केस है जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 1973 में, ये एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। ये काफी हद तक इसने चेंज कर दिया, इंटरप्रेट करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, और अब जो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसमें कौन प्रोमिनेंट है, किस पे क्या लिमिटेशंस हैं। जैसे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, यानी कि एक मूल ढांचा, तो संविधान का एक मूल ढांचा, एक बेसिक स्ट्रक्चर, ये डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने ये कहा कि इस बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही लॉ बना के किया जा सकता है, ना ही आप अमेंड करके, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी ये बेसिक स्ट्रक्चर आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे। तो ये एक तरह से कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन नहीं किया है। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे भी देखिए क्या चाहिए, यहाँ लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही लिखा है, वही बता रहा है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्यों दिया है, सो दैट what can be safeguarded, citizens liberty can be safeguarded and to preserve the ideals on which the constitution is based। अगर हम ये बात कर ले, यहाँ से ऐसे लिखा होता जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड्स सेफगार्ड, ऐसे लिख के यहाँ तक स्टेटमेंट होता तो ये करेक्ट होता, बट इस वजह से क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता, ना ही क्लियर कट एक्सप्लिसिटली नहीं बोलता कि ये जुडिशियल रिव्यू। वैसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 इम्प्लिसिट है दैट इनडायरेक्टली वो जुडिशियल रिव्यू का पावर दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को, कि अगर कोई लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा तो वहां पे जुडिशरी उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, बट एक लिमिटेड सेंस में, और प्लस इम्प्लिसिटली, इनडायरेक्टली कह रही है, डायरेक्टली नहीं कह रही कि आपके पास जुडिशियल रिव्यू, इनडायरेक्टली कह रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसलिए गलत है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस तरह का कुछ हमें प्रोवाइड नहीं करता, ऐसा क्लियर कट डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है आपके, और हमारा आंसर होगा नीदर 1 नीदर 2 बिकॉज वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ना देखिए ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन होगा, और मोस्टली स्टूडेंट्स ने 2020 में ये क्वेश्चन पक्का गलत कर दिया होगा, क्योंकि काफी बेसिक क्वेश्चन है वैसे अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो केशवानंद भारती केस जरूर पढ़ते हैं, वो ये बेसिक चीजें जरूर पढ़ी हुई होती है उनके, बट वो गलती कर देते हैं फिर भी, क्योंकि वो ढंग से क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। सो प्लीज स्टूडेंट्स, जो भी तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं उसे ध्यान से पढ़ें, एक नहीं 2 बार पढ़ लें, एटलीस्ट वो हमारे क्लियर होना चाहिए किसकी बात कर रहा है, कहीं ये डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। यहाँ पे इनका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, वरना ये स्टेटमेंट सही हो सकते थे। चलिए, तो इसी नोट के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड in the next session we'll discuss the remaining questions of 2020 prelims. Till then, take care and God bless you all.